प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा, सब में ज़्यादा कार्यकाल प्रधानमंत्री रहने का। उसको लेके सब बधाई दे रहे हैं। 4,399 दिन। नहीं, मैं भी उनको बधाई देती हूँ, बधाई के पात्र भी हैं कि कोई एक लंबा लॉन्ग हेल्ड रिकॉर्ड तोड़ा गया है। एक स्टेबिलिटी जो गवर्नमेंट में होनी चाहिए, जो इतने साल से देश को वंचित थी उस स्टेबिलिटी से, वो स्टेबिलिटी देश की जनता ने उनके थ्रू दी है। तो मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। पर मैं मानती हूँ कि सारे रिकॉर्ड अब टूट चुके हैं। जो जो उनके मन में रिकॉर्ड थे सब तोड़े हैं। 3 बार इलेक्शन जीते हैं, शायद आने वाले समय में भी उनको चेहरा बनाएंगे, और उन्होंने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। पर उसी के साथ साथ अब उम्मीद करती हूँ कुछ जो देश की जनता से वादा किया है ना कि युवाओं को रोज़गार देंगे। अब युवा यहाँ पे जूझ रहा है। युवा कॉकरोच जनता पार्टी जैसी पार्टियों के साथ जुड़ने को तैयार है, क्योंकि वो पेपर लीक से हैरान है, अनएम्प्लॉयमेंट से हैरान है। जो देश की महिलाएं हैं वो असुरक्षित महसूस करती हैं। जो देश की महिलाएं जिनको आपने वादा किया था कि 2029 को आप उनको पार्लियामेंट और असेंबलीज में जगह देंगे, वो भी आपने वादा खिलाफी उनके साथ हुई है। फिर आपने महिलाओं को महंगाई कम करने का वादा किया था, आज रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है। आदमियों को आपने कहा था, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जो कार्यरत हैं उन लोगों को हो, या व्यापार में लगे हों, कि उनको एक ऐसा माहौल देंगे जो पॉलिसीज़ के माध्यम से देश को आगे विकसित करने में कामयाब रहेगा। उधर भी हम कहीं ना कहीं फिसड्डी हो रहे हैं। चाहे रुपये का प्राइस डॉलर से हो, चाहे तेल का दाम हो, चाहे बाकी सारे जो बातें की हों। जब आपने 2014 में पहली बार आप प्रधानमंत्री बने थे, वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बाद, और मैं उनको बधाई देती हूँ। और मुझे खुद को याद है, जब मैं पहली बार प्रधानमंत्री जी से मिली थी, मैंने जब फ़ोटो उनके साथ खींची थी, मैंने कहा मैं अपने आने वाले पीढ़ियों को बता सकूँगी कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के साथ मैंने फ़ोटो खींची है। तो ये मैं उनको बधाई के पात्र बनते ही हैं, पर साथ ही साथ मैं उम्मीद करती हूँ जो देश की जनता को उन्होंने वादा किया है उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। मीनाक्षी नटराजन का जो राज्यसभा का नॉमिनेशन है वो रिजेक्ट हो गया। ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि ये पॉलिटिकल रिजेक्शन था, नॉट लीगल रिजेक्शन, इस तरह से। और इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हुए कहा कि इन्होंने मैनिपुलेटिंग किया है। नहीं, एब्सोल्युटली, इतना अनफॉर्चुनेट है। ये तो एक्चुअल पॉलिटिकल रिजेक्शन है। ये इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से राजनीति पे उतर आए हैं, उनके रिटर्निंग ऑफिसर्स भी राजनीति पे उतर आए हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने भी राज्यसभा का फॉर्म भरा है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो जो पुलिस में FIRs दर्ज होती हैं उसका रिकॉर्ड डाला जाता है। कोई केस जिसमें वो 4th आरोपी हैं, उसके अनुसार उनको डिस्क्वालीफाई कर देना, ये तक उनको टाइम नहीं देना कि वो अगर ऐसी चीज़ सामने आई है तो उसमें वो करेक्शन करें, ये टाइम तक नहीं देना, सीधा उनको रिजेक्ट कर देना। और बाय द वे, इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री। वो रिटर्निंग ऑफिसर अपने लेवल पे ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कौन फिट टू कंटेस्ट है, कौन अनफिट टू कंटेस्ट है। ये अनफॉर्चुनेट बात हुई। और कल भी मैंने कहा, स्मृति ईरानी जी के 3 एफिडेविट थे, 3 अलग अलग एजुकेशन सर्टिफिकेट्स उन्होंने किए, दिखाए थे कि उनकी एजुकेशन है। तीनों अलग अलग थे, सबके सामने प्रूफ था पुराने एफिडेविट से, फिर भी उन पर कोई इस तरीके की कार्रवाई नहीं की गई। हाल ही में मैं जहाँ तक मुझे ख्याल है कि कुछ एफिडेविट जो देवेंद्र फडणवीस जी के हैं उसमें भी किसी तरीके की गलतियाँ पाई गई थी, वो भी करेक्शन हुआ था। तो कांग्रेस के लिए करेक्शन अलाउड नहीं है पर बाकी सबके लिए करेक्शन अलाउड है, ये कहाँ तक सही है? अगेन इट शोज़ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को अपने अंतरात्मा से पूछना पड़ेगा कि क्या आप देश की सेवा में लगे हुए हैं, कि जो राजनीतिक पार्टी अभी सत्ता में है उसकी सेवा में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस चीफ हैं जीतू पटवारी, उनका बयान आया कि ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नॉमिनेशन रिजेक्ट किया, और कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिजेक्शन नहीं, अनफॉर्चुनेट है। जो रिटर्निंग ऑफिसर ने जो हवाला देते हुए उनका रिजेक्ट किया, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये राजनीति से प्रभावित होकर हुआ। पर दूसरा सवाल ये भी उठता है कि मीनाक्षी नटराजन जी खुद पहले लोकसभा में रह चुकी हैं, और उनका फॉर्म जिसने भरा, क्या उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्या हिट्स एंड मिसेस हैं? और ख़ास करके जब आप एक पूरी इलेक्शन मशीनरी जो 24 घंटे 7 दिन सिर्फ अपनी सीट्स बढ़ाने में लगी रहती है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, भारतीय जनता पार्टी जो है, तो उनके सामने जब आप लड़ने जा रहे हैं, जब आप जानते हैं ये डायरेक्ट फाइट है,
तो उनको इतने छोटे छोटे कारण के दे देना जिस वजह से आपके नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी इसमें गलतियां हैं इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान तो लेगी, एंड आई होप द कांग्रेस चैलेंजेस दिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि जो हुआ है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोपोगेटेड। वेस्ट बंगाल की जो सीआईडी है उसने सर्च किया है ममता बनर्जी का रेसिडेंस और तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस, इसको लेके काफ़ी सवाल उठे। देखिए, जिस समय पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दिल्ली में हैं, इतनी क्या जल्दबाजी है कि जब तक वो लौटे नहीं तब तक सीआईडी उनके घर तक पहुंच जाए। अगेन हार जीत लगी रहती है, सत्ता बनती हैं बिगड़ती हैं। ये खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मेरा देश कहीं नहीं झुकना चाहिए, सत्ता के आने जाने से देश का जो व्यवस्था है वो नहीं असंतुलित होनी चाहिए। पर हम देख रहे हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी में एक जो वेंजेंस की तरह काम होता है, पॉलिटिकल टारगेटिंग होती है, वो ज़्यादा सामने स्पष्ट होती दिख रही है। दे कुड हैव वेरी वेल वेटेड, अगर सीआईडी ने इतने दिन इंतजार किया उनके लौटने का भी कर लेते, पर दिख रहा है कि ये जो किया जा रहा है इट्स पॉलिटिकल विच हंटिंग, एंड बिकॉज राइट नाउ शी इज़ आउट ऑफ पावर, तो सत्ता का जो वो है पावर है उसका इस्तेमाल हो रहा है। ये जो मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की अग्निमित्रा पॉल, उनका कहना है कि ममता बनर्जी को बुक करना चाहिए और अरेस्ट करना चाहिए, इस तरह से बयान। नहीं, अभी तो ऐसे बयान आपको बहुत लोगों से सुनने को मिलेंगे। आपको भारतीय जनता पार्टी समर्थकों से मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया से मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो वेस्ट बंगाल में है उनसे मिलेंगे, आस पड़ोस के जो राज्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी शासित हैं उनसे मिलेंगे। तो मुझे ये सुनकर हैरानी नहीं हुई है, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं वो उस मंशा से बोल रहे हैं क्योंकि वो पॉलिटिकली टारगेट करना चाहते हैं ममता जी को। बट आई विल जस्ट होप कि लॉ विल प्रिवेल और जो सच्चाई है जनता के सामने आएगी और सच्चाई के अनुसार ही काम होगा। टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि सीआईडी जिस तरह से ममता बनर्जी के घर में गई उसका कंडेम कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। नहीं, जैसे मैंने भी कहा कि जो डेरेक ओब्रायन जी कह रहे हैं, पर साथ ही साथ डेरेक ओब्रायन जी एक मैं कहती हूँ स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। बाकी तो अब कौन कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है टीएमसी में। पर जो उनका मानना है और जो हम देख रहे हैं बाहर से, उससे स्पष्ट होता जा रहा है कि इट इज़ नथिंग बट अ केस ऑफ पॉलिटिकल विच हंट, पॉलिटिकल टारगेटिंग एंड पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। अब जिस तरह से इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिली, डिस्कशन करा, जिस तरह से पार्टी के नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन किया, और इंडिया अलायंस किस तरह से सब साथ में रहे उसके बारे में। देखिए, अभी हाल ही में इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी, उसमें सभी शामिल हुए थे, हमारी पार्टी भी शामिल हुई थी, मिलजुल कर काम करने की बात हुई थी। जो मन के गिले शिकवे हैं उसके बारे में भी बातचीत हुई थी। और ममता जी जो अभी जिस परिस्थिति से गुजर रही हैं, तो उसमें सबको उनके साथ खड़े रहना ज़रूरी है। और कांग्रेस से जो मिल रही हैं ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कहीं मर्जर तो नहीं हो रहा है, और जो भी डिसीजन होगा वो देश के हित में होगा, वेस्ट बंगाल के हित में होगा, इंडिया अलायंस के हित में होगा, और जो मिलकर मजबूती से जो हमें लड़ाई लड़नी है विपक्ष में रहकर उसको लेकर होगा। कल्याण बनर्जी के साथ कलकत्ता एयरपोर्ट के ऊपर एक नारेबाजी, चोर चोर और जय श्री राम के नारे लगाए, एक पूरा ड्रामा दिखा कलकत्ता एयरपोर्ट पे। नहीं, वही है। देखिए, जब लोगों को उकसाया जाएगा, लोगों को भड़काया जाएगा, लोगों को या कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को खड़ा कर दिया जाएगा इस तरीके का माहौल बनाने का, तो ऐसी वीडियो फुटेज दिखती रहेंगी। पर सच्चाई ये है कि अभी जैसे शुरुआत में शुवेंदु अधिकारी जी ने कहा था कि हम लोग ग्रेसफुल रहेंगे, जीत हुई है, हम जनता के लिए काम करेंगे, हम कोई पॉलिटिकल विच हंट में नहीं लगेंगे। पर वो कहीं ना कहीं उनके शब्दों में और कामों में अंतर दिख रहा है। तो वो एयरपोर्ट पे जो हुआ, आई एम नॉट सरप्राइज विद इट, क्योंकि लोगों को उकसाया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है। कुछ तो ऐसे हैं जो पार्टी के से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, ऐसी जगहों पे आकर नारेबाजी कर रहे हैं जैसे कि किसी तरीके से एक माहौल बना सकें। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ईडी पार्टी जो है वो हैरेस्ट कर रही है, जो व्यापारी हैं उनको पंजाब में जो व्यापारी हैं उनको परेशान कर रही है और रेड कर रही है हर जगह, इस तरह से।
नहीं, वो तो अब देखिए, वेस्ट बंगाल से ध्यान हटा तो पंजाब पे आएगा ही। पंजाब और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ पे चुनाव होने वाला है। तो आने वाले समय में अगर आप उत्तर प्रदेश और पंजाब से इस तरीके की ईडी का गतिविधि बढ़ते हुए देखें, ईडी और सीबीआई की भी एक्टिविटी बढ़ते हुए देखें, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हमें ये समझ लेना चाहिए और देश को इस बात से वो हो जाना चाहिए, कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस कहूँ या मैं कहूँ कि एक समझ बढ़ जानी चाहिए कि अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कोई इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनेजमेंट के टूल किट के एक हिस्सा है। तो अगर पंजाब में अभी आकर तकलीफ दे रहे हैं व्यापारियों को, तो इसी तरीके से कॉर्नर करते हैं, टारगेट करते हैं, फिर उन पर प्रेशर डालते हैं कि वो वोट किसी और तरफ दें। तो सेम अभी उत्तर प्रदेश में भी हम देखेंगे, एंड द मिसयूज ऑफ एजेंसीज दिख रहा है सही हर तरीके से। हर राज्य में जहाँ जहाँ विपक्ष मजबूत है, वहाँ पे उनको कमज़ोर इनके थ्रू किया जा रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का बयान आता है कि अब इस बार हम अच्छे से कंडक्ट जो नीट का एग्ज़ाम है स्मूथली कंडक्ट करेंगे, ये बयान दिया उन्होंने। अब उनको किसी तरीके से शर्म आनी चाहिए कि रोज़ लगातार आकर टेलीविज़न चैनल पे आकर बड़ी बड़ी वादे करते हैं। मैंने 2024 में भी हमने सुना था कैसे उन्होंने नीट के जब एग्ज़ाम का लीक की बात आई थी, री एग्जामिनेशन तो नहीं हुआ था, पर कुछ जगहों पर, कुछ सेंटर्स में एग्ज़ाम वापस लिया गया था। उस पर भी उन्होंने कहा था हमने एक कमेटी बनाई और कमेटी उसको फुल प्रूफ बनाएगी, कमेटी ये करेगी, कमेटी वो करेगी। फिर क्या हुआ? 2025 में भी कहते हैं पेपर लीक हुए थे, पर उसका लोगों ने ज़्यादा आकर रिपोर्ट नहीं की। ये तो कोई आरटीआई एक्टिविस्ट थे, एक एक्टिविस्ट थे जिन्होंने ये बात बताई 2026 के बाद खुलासा की, जिसकी वजह से री एग्जामिनेशन हुआ है। फिर से वही वादे, फिर से वही इरादे। और अब हो क्या रहा है? एजुकेशन मिनिस्ट्री के सोर्सेज बता रहे हैं कि एयरफोर्स के ज़रिए 18 सेंटर्स में ये पेपर्स भेजे जाएंगे। तो आप ये समझिए कि पूरी एजुकेशन सिस्टम चरमरा गई है उनके अंडर में, और ये बात कर रहे हैं कि हाँ हम लीक नहीं होने देंगे। ये पूरा लीक माफिया का एक अहम हिस्सा है, या उनकी जो जड़ें हैं एग्ज़ाम माफिया की ऊपर तक जाती हैं। और अभी तो मुझे अब तक हैरानी है कि अब तक उन्होंने खुद ने ही आकर ये नहीं कहा कि आई वुड लाइक टू स्टेप डाउन बिकॉज आई हैव डिस्ट्रॉयड द फ्यूचर ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स जो मेडिकल सीट की उम्मीद में एग्ज़ाम देने आते हैं। 4 लोगों की तो सुसाइड हो गई। एक बच्ची ने चिट्ठी लिखी कि मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं रह गई है कि मैं अपना नीट फिर से दूं। तो इतने 4 सुसाइड वाला भी आप ही के ज़िम्मे पे आता है। तो ये सारी चीज़ें सोच कर समझ कर ग्लानि महसूस करके उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, अगर खुद प्रधानमंत्री ने उनसे इस्तीफ़ा नहीं मांगा तो।